हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आ गए अपने चैप्टर माटी वाली के प्रश्न उत्तर लेकर। ये चैप्टर रचित है विद्यासागर नौटियाल द्वारा। उन्होंने इसमें एक समस्या को उजागर किया है, विस्थापन की समस्या, कि एक गरीब व्यक्ति किस तरीके से अपना जीवन चित्रित कर रहा है। पहले भाग में उन्होंने हमको ये बताया, फिर दूसरे भाग में उन्होंने हमको ये बताया कि किस तरीके से जो है पूरा का पूरा शहर विस्थापित किया गया। जिन लोगों के पास ज़मीनें थी उनके लिए विस्थापन तब भी आसान होता है, लेकिन जिनके पास ज़मीनें नहीं होती उनके लिए विस्थापन कितना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें बताई गई हैं। चलिए, ये पार्ट हम आपको समझा चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर हमसे क्या पूछ रहे हैं और इन्हें हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं? क्योंकि उस घर में माटी की जरूरत सभी को रहती थी, चाहे चूल्हे के लिए हो, चाहे घर की लिपाई पुताई के लिए हो। तो और वहां पर माटी सप्लाई करने वाली सिर्फ एक बुढ़िया थी, यानी कि माटी वाली। तो यहाँ पर अगर उसका कनस्टर भी कोई देख लेता था तो तुरंत पहचान जाता था कि यहाँ पर माटी वाली है। तो इसको अब हम शब्दों में बांधकर किस तरीके से उत्तर में लिखेंगे, हम यहाँ पर वो देखेंगे। शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्टर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी, मतलब उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था, सिर्फ पूरे शहर में वो ही माटी सप्लाई करती थी। कनस्टर के द्वारा ही वो माटा खाना से शहर तक मिट्टी पहुंचाती थी, यानी माटा खाना से कनस्टर में ही मिट्टी भरकर लाती थी और वो शहर को देती थी। उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। माटी वाली की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी, जिससे चूल्हे, चौके, घरों की दीवारों की पुताई आदि की जाती थी। क्योंकि घर कच्चे थे, घरों में चूल्हे थे, तो वहां पर जो है इनको अच्छे से संभाल के रखना या नई चूल्हे या नए घर बनाने के लिए जो मिट्टी की जरूरत पड़ती थी वो माटा खाना से माटी वाली ही ला कर देती थी और पूरा शहर को सप्लाई सिर्फ वही करती थी और कनस्टर में लाती थी, इसलिए उसके कनस्टर को सभी पहचानते थे। इसके बिना किसी का काम नहीं चलता था, इसलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वहां आने वाले नए किराएदार उससे परिचित हो जाते थे। वह पिछले कई वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी। साथ ही माटी वाली एक हंसमुख स्वभाव वाली मिलनसार महिला थी, इसी कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। तो वो सिर्फ एक मिट्टी लाने का काम नहीं करती थी, वो जिस घर में जाती थी उस घर से वो एक आत्मीय संबंध भी रखती थी। जैसे वो एक घर में जाती है, चाय पीती है, तो वहां पर वो क्या करती है, वो देखती है कि वहां पीतल के बर्तन में उसे चाय मिली, तो वो पीतल के बर्तनों के बारे में डिस्कशन करती है, सब बात होती है। फिर वही मालकिन बोलती है कि भाई हम लोग पूरा घर उजाड़ के दूसरी जगह जाएंगे, तो कहते हैं आपके लिए तो तब भी है, मेरा सोचिए, मेरे लिए पास तो घर भी नहीं है, तो मुझे क्या मिलेगा। तो ये एक होता है ना, अपनी समस्या भी बता रही है और दूसरों की समस्याओं को भी समझ रही है, तो वो उसका एक मिलनसार जो नेचर था वो था। इसलिए शहर वाली सिर्फ माटी वाली से ही एक अच्छा संबंध नहीं रखते थे, इवन अगर उसके कनस्टर को भी कहीं देख लेते थे तो जान जाते थे कि माटी वाली कहीं आसपास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? अब वो पूरा टाइम तो मिट्टी लाना, घर शहरों में बांटना, घर पहुंचना, बुड्ढे की सेवा करना, खाना देना और खाना जुटाना, इसी में वो लगा देती थी। तो अब उसके पास अपने बारे में सोचने का क्या वक्त होगा? तो क्या था, माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी थी। निम्न स्तर का जीवन जीने वाली अकेली महिला थी। अपना तथा बुढ़े का पेट पालना ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। अब हम क्या घर बनाएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए तो डेली का खाना ही जुटाना सबसे बड़ी मुसीबत थी। एक तो वो बूढ़ी भी हो गई थी, तो माटा खाना से मिट्टी लाना, लोगों के लिए बांटना, फिर परिवार में सारी चीजें देखना, तो वो इन्हीं सब उलझनों में पूरा दिन लगी रहती थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना और दिन भर उस मिट्टी को बेचना, इसी में उसका सारा समय बीत जाता था। इस काम के बदले में मिले पैसे ही उसकी कमाई का एकमात्र साधन था। अपनी इसी दिनचर्या को वह नियति मानकर जीवन बिता रही थी। ऐसे में माची वाली के पास अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। मतलब वो दिन की ही रोटी कमा ले, इसलिए यही था। अब आने वाले भाग्य के बारे में वो क्या सोचती? तो वो सिर्फ आज में जी रही थी कि आज पूरे दिन का खाना हमें कैसे मिलेगा, ये आने वाले समय में वो उस दिन का लव सोच लेती। तो इसलिए वो आने वाले भाग्य के बारे में सोचने के लिए उसके पास कोई भी समय नहीं था,
क्योंकि वो पूरा दिन मिट्टी लाना देना और बुढ़े के लिए सेवा करना, खाना जुटाना, यही उसकी पूरी दिनचर्या थी जो वो रोज निभाती थी। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? भूख मीठी या भोजन मीठा, कहने का मतलब होता है, अब इसमें हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं छोटा सा, कि हमको भूख लगी है, अगर मम्मी ने, हम बहुत तेज हमको भूख लगी है, तो मम्मी ने हमारे सामने दाल चावल और करेले की अगर सब्जी रख दी तो हम वो भी बड़े चाव से खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको बहुत तेजी से भूख लगी है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम जाएं, हमें भूख नहीं लगी है और हमारे सामने मम्मी ने छोले भटूरे कुछ भी रख दिया हो, तो हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमको भूख ही नहीं है, हमारा पेट भरा हुआ है। तो क्या चीज ज्यादा जरूरी है? भूख ज्यादा जरूरी है कि भोजन ज्यादा जरूरी है? भोजन को स्वादिष्ट कौन बनाता है? भूख बनाती है या भोजन अपने आप में स्वादिष्ट होता है? तो ये चीज आपको एग्जाम्पल देते हुए इसके अंदर सेट करनी है। आप चाहे तो अपने कुछ विचार रख सकते हैं इसमें। भूख और भोजन का आपस में गहरा संबंध है। स्वाद भोजन से नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख से होता है। यानी कि अगर हमको भूख लगा है तो साधारण सा भी खाना हमें बहुत स्वादिष्ट लगेगा। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, भूख ना होने पर भी स्वादिष्ट भोजन बेस्वाद लगता है। हमने बोला ना कि अगर आपको भूख नहीं है और आपकी मम्मी ने आपके सामने छोले भटूरे रख दिए हैं तो क्या होगा? जब आपको भूख नहीं है तो उसमें कहे मम्मी नमक कम है, अच्छा नहीं बना है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास भूख नहीं है। अगर भूख होती तो वो छोला भटूरा क्या, आपके सामने दाल चावल और करेले की भुजिया भी रखी जाए तो वो आपके लिए पंचमेल भोजन से भी अच्छा रहेगा, वो उसको आपको उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि भूख ज्यादा मीठी होती है, ना कि भोजन। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है, हमें अपने बुजुर्गों से, पुरखों से बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, बहुत सी, चाहे आपके घर, जमीन, जायदाद, बर्तन, गहने, बहुत कुछ मिलता है हमें। लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो हम लोग बहुत ही बेरहमी के साथ उनको निकाल देते हैं, बेच देते हैं, कर देते हैं। लेकिन जो ये चीजें होती हैं ये बहुत अमूल्य होती हैं, क्योंकि हमारे पुरखों ने उसे बहुत मेहनत से कमाया, बहुत ही संजो के रखा और हमारे सामने हमको दिया। लेकिन अगर हम उनकी कद्र नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या वो खुश होंगे या हम अपने आप को जवाब दे पाएंगे? तो यही एक कथन जो है मालकिन ने बोला था, इस कथन पर हमें प्रकाश डालना है कि विरासत के बारे में आपकी क्या सोच है। हमारे पुरखों ने अनेक संघर्षों के बाद इन चीजों को पाया है, मतलब उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए। जैसे आज भी हमें अगर कोई चीज पानी होती है तो हमें संघर्ष करना पड़ता है, तब हमारे लिए वो चीज बहुत अमूल्य हो जाती है। हम उसको संजो के, संवार के, अच्छे से रखते हैं, सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से रखेंगे। लेकिन बच्चों के लिए वो ज्यादा कीमती क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसमें उनकी मेहनत नहीं लगी होती। हमें सिर्फ एक फीलिंग रखनी है कि हाँ, हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत करी थी, उन्होंने सजोया था, तो हमें भी इस चीज को अच्छे से संभाल के रखना है। तो बात यह है कि हम क्या फील करते हैं। इन वस्तुओं का मूल्य हम धन से नहीं आंक सकते। हम चाहे इन वस्तुओं में वृद्धि ना कर पाए, परंतु इन वस्तुओं को कौड़ियों के दाम बेचने का हमें कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमने उन्हें सस्ते दामों में बेच दिया तो क्या जो मेहनत हमारे माँ बाप ने करी थी उसको बनाने और करने में, तो क्या उनकी मेहनत सिर्फ कौड़ियों की थी? इसलिए हमें इन्हें संभाल के रखना चाहिए। कुछ लोग स्वार्थवश इसे औने पौने दामों में बेच देते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। हमें इसके पीछे छिपी भावना और मेहनत को समझना चाहिए। यहाँ पर घर की मालकिन के विचार वाकई में प्रशंसा के काबिल हैं, जो अभी तक अपने पुरखों की विरासत को संभाले हुए हैं तथा उनका मूल्य समझती है। पुरखों से मिली विरासत आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा की स्रोत है। तो कहने का मतलब है, मालकिन की जो विचारधारा है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये हमें ये समझाती है कि हमारे, चाहे हम मेहनत करके किसी चीज को जोड़ें तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे उसकी कदर करें। उसी तरीके से जो हमारे पुरखों, हमारे माता पिता या दादा दादी ने जोड़ी है, तो हमें भी उनकी कद्र करनी चाहिए। ना कि कुछ भी दाम मिल रहे हैं बस बेचो, निकालो, करो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे हमारे परिवार के बुजुर्गों की मेहनत, भावनाएं, सब कुछ जुड़ा है। तो उसके साथ हमें भी अपना प्यार जोड़ के रखना चाहिए, ना कि स्वार्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? रोटियों के हिसाब लगाना क्या, कि मतलब वो गरीब है, वो मेहनत कर रही है लेकिन उतनी नहीं जुटा पाती जितने में वो अपनी और अपने पति का पेट भर सके। तो ये मजबूरी वहां दर्शा रही थी। तो क्या था? माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, चिंता, फटेहाली और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतना नहीं कमा पाती कि उससे वह अपना तथा अपने बूढ़े बीमार पति का पेट भर सके। वह माटी वाली की विवशता ही थी कि रोटियों का हिसाब लगाकर वह स्वयं खाती थी तथा बाकी बची रोटियां अपने बूढ़े पति को रखकर ले जाती थी। तो मतलब अगर हमारे पास पैसा इतना हो कि हम अच्छे से खा सकें तो हमें रोटियां गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, तब हम भूख के हिसाब से खाते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी दिक्कत थी माटी वाली के लिए कि वो पूरा दिन अथक खूब मेहनत कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना नहीं कमा पा रही कि अपना और अपने पति का पेट भर सके। तो इसलिए वो गिन के रोटियों का हिसाब लगाकर खुद भी खाती थी और बूढ़े को भी खिलाती थी। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो ये बताता है उसका प्यार अपने पति के लिए कि डेली वो सूखी रोटी ला के देती। आज उसके पास पैसे भी थे, रोटी भी थी, तो वो कहती है आज हम पैसों से थोड़ा प्याज और साग खरीद लेते हैं, साग बनाएंगे और अपने पति को देंगे। डेली तो उसे हम सूखी रोटी ही खिलाते हैं। तो ये दर्शाता है उसके अपने पति के लिए प्यार की भावना को। माटी वाली का अपने पति के लिए रोटियां बचाकर ले जाना और उसे साग के साथ खिलाना उसका अपने जीवन साथी के प्रति अटूट प्रेम, जिम्मेदारी, समर्पण तथा कर्तव्य निष्ठा के भावों को बताता है कि वो अपने पति से कितना प्यार करती है, मेहनत करती है, अपने कर्तव्य को निभा रही है, अपने बीमार पति की सेवा कर रही है। ये सारी भावों को उसमें स्पष्ट करता है। वह अपने पति के स्वाद एवं स्वास्थ्य दोनों की बहुत चिंता करती है। वह हर हाल में अपने पति को खुश देखना चाहती है। इससे उसके बूढ़े के प्रति दया, वात्सल और सहानुभूति प्रकट होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार देती है, सपोर्ट देती है, उसी तरीके से इस समय उसका पति उसके लिए एक बच्चा था, यानी कि वो उसकी देखभाल भी कर रही थी, उसे खिला भी रही थी, उसकी बीमारी की भी कर रही थी, स्वास्थ्य की भी रख रही थी और बीमारी की भी, मतलब वो स्वस्थ भी रहे और खाता भी रहे। तो ये सारी चीजें यानी उसका ये प्यार, अपनापन सब कुछ उसमें दर्शा रहा था। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वो लास्ट में बोलती है ना माटी वाली कि गरीब व्यक्ति का जो है शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो ये क्या, किस चीज की तरफ इशारा करता है? अर्थात यहाँ पर विस्थापन हो रहा था, लोगों को एक जगह से लेके दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तो वो क्या था? गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, इस कथन का आशय है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि गरीबों के पास जमीन नहीं होती, उतने चीजें नहीं होती कि वो अपना एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकें, कर सकें। जब जमीन नहीं है तो उन्हें दूसरी जगह भी जमीन नहीं मिलेगी। एक दिन माटी वाली जब मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके सामने विस्थापन से ज्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता थी। कहने का मतलब है हम दूसरी जगह जाएंगे, रखेंगे, लेकिन अब उसकी समस्या ये थी कि अब अगर हमारा शमशान ही नहीं रहेगा तो मैं पति का दाह संस्कार कहाँ करूं जाके, क्योंकि शमशान तो पानी में डूब गया है। तो अब दाह संस्कार कहाँ होगा, ये उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। अब उसके सामने विस्थापन से ज्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके हैं, यहां तक कि उसकी झोपड़ी पर से उसका अधिकार भी समाप्त हो चुका है। अब उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसे दुख के आवेश में वह यह वाक्य कहती है। कहने का मतलब है कि अब उसका पति मर चुका है। अब मरने के बाद इंसान का दाह संस्कार कहाँ, शमशान घाट में किया जाता है, मगर टिहरी शहर में तो पानी भरने लगा था और पानी भरते ही जो उसका शमशान घाट था वो सबसे पहले डूबा। डूबने के कारण अब दाह संस्कार कहाँ, उसके लिए समस्या थी। विस्थापन से कहीं बड़ी समस्या उसके लिए थी। इसी दुख के आवेश में आकर वो ये वक्तव्य बोलती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो हम आपको विस्थापन समझा चुके हैं कि विस्थापन क्या होता है। मतलब कि एक पूरे शहर को उठाकर कहीं दूसरी जगह स्थापित करना किसी कारणवश, मतलब आपको यहाँ की जमीन, ये नहीं है कि घर आप पूरे
लिफ्ट अप करके कहीं ले जाएं। कहने का मतलब ये है कि आपकी जितनी ज़मीन है आपको दूसरी जगह उतनी ज़मीन दी जाएगी, वहाँ पर आपका घर दिया जाएगा, आप वहाँ पर रहिए। ये होता है विस्थापन। तो इस पर हमने एक अनुच्छेद लिखा है, आप देखिए अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं या कुछ और इससे ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। विस्थापन का अर्थ है किसी स्थान पर बसे हुए लोगों को कहीं से बलपूर्वक हटाना और वह जगह जबरदस्ती या कुछ मुआवजा देकर उनसे खाली करा लेना। ठीक है, मुआवजा लेना, मुआवजे में आप पैसा दे सकते हो, जमीन दे सकते हो, घर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं। आज विकास और प्रगति के नाम पर कई लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर जाना पड़ता है। उनके सामने रोजगार और घर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार विस्थापितों को बसाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती, परंतु ये सारी सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं या उन तक पहुंच नहीं पाती। बिचौलिए उसका फायदा उठा लेते हैं। मतलब सरकार हमें सुविधा प्रोवाइड करती है मगर जो बिचौलिए होते हैं वो उसका फायदा उठा लेते हैं, या तो पैसा हड़प जाते हैं या जमीन नहीं देते, कम देते हैं, जमीन ले लेते हैं। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं, सरकार हमें देती है लेकिन एक इमोशनल बॉन्ड भी होता है। हम जिस जगह पे रह रहे हैं हमारा इमोशनल बॉन्ड भी उस जगह पे रहता है कि हमारी ये जमीन है, सब कुछ है, हमने इतनी मेहनत करके खरीदी है, कोई भी हो, हमने इतनी मेहनत करके घर बनाया। तो यहाँ पर क्या होता है, हम इमोशनली और फाइनेंशियली हर तरीके से चीज़ों को झेल रहे होते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां होती हैं कि हम उनको फेस कर सकें। तो यहाँ पर हमने आपको कई चीज़ें समझाई विस्थापन से रिलेटेड। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं या चाहें तो अपने मन से भी एक अनुच्छेद बनाकर इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको ये पाठ समाप्त किया और आपको बहुत अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा। ध्यान रखिए कि चैप्टर को रीड अच्छे से करिए क्योंकि एमसीक्यूज में मिडिल ऑफ द चैप्टर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो हमने आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाए वो तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपको चैप्टर रीड करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने आपको समझाया है। तो बहुत अच्छे से रीड करिए, समझिए और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आइए। थैंक यू, बाय बाय।